हेलो एवरीवन। तो आज हम अपनी जो हमारा चैप्टर है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, ठीक है, इसकी क्लास नंबर 5 करेंगे। तो इसमें हमने अब तक एक्सरे ट्यूब की इंट्रोडक्शन देख ली थी, ठीक है। हमने कैथोड के सारे पार्ट्स एक्सप्लेन कर लिए थे, एनोड के बारे में पढ़ लिया था, और हमारा जो रोटेटिंग एनोड है मतलब हमने उसकी इंट्रोडक्शन देख ली थी कि हम उसे क्यों रोटेट करवाते हैं, ठीक है। फोकल ट्रैक क्या होता है और एक टाइम पीरियड में कितनी बार वो रोटेट करता है हमारा जो रोटेटिंग एनोड है, ठीक है। ये हमने छोटी छोटी सारी चीज़ें हमने अच्छे से एक्सप्लेन करके देख ली थी। तो आज मतलब रोटेटिंग एनोड का ही पार्ट सेकंड है, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ना है कि द डायमीटर ऑफ द टंगस्टन डिस्क, ठीक है, कि टंगस्टन डिस्क का डायमीटर जो कैसा होता है। जो हमारी टंगस्टन डिस्क थी, ये वाली थी ना हमारी टंगस्टन डिस्क, ठीक है। अब ये 3D में है तो इसका डायमीटर, ठीक है, जैसे एक सर्कल होता है ना, ठीक है। इसे मानकर चलो कि ऐसी ऐसी टंगस्टन डिस्क है, तो इसका ये वाला एरिया पूरा कितना होगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है मीन्स डायमीटर का मतलब ये तो पता ही होगा, साइज ऑफ टंगस्टन डिस्क फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड थ्रू सेंटर, ठीक है। टिपिकल डायमीटर हम कौन से यूज़ करते हैं, 75 mm, 100 mm और 125 mm, मतलब हम यूजली यूज़ करते हैं ये वाले टंगस्टन के डायमीटर। अ लार्जर डिस्क हैज़ अ लॉन्गर फोकल ट्रैक। अब मतलब जो डायमीटर है, अगर हम लार्ज डायमीटर यूज़ कर रहे हैं तो उसका फोकल ट्रैक भी बड़ा होगा, मतलब जो सर्कुलर पाथ जिस पार्ट में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे स्ट्राइक कर रहे थे, वो सर्कुलर पाथ, वो फोकल ट्रैक भी लार्ज होगा व्हेन वी यूज़ अ लार्ज डिस्क, ठीक है। इसका मतलब अगर लार्ज होगा तो क्या हीट स्प्रेड उसमें अच्छे से होगी ओवर लार्ज एरिया, ठीक है। एनोड कैन सेफली हैंडल मोर हीट एंड हायर एक्सरे एक्सपोजर्स कैन बी यूज्ड, मतलब हम अपने जो एक्सपोजर फैक्टर्स हैं KVP/ms वो हाई वैल्यू से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हाई एक्सपोजर हम यूज़ कर सकते हैं व्हेन द डायमीटर ऑफ द टंगस्टन डिस्क इज लार्ज। देन उसके बाद आता है कि द रोटेटिंग एनोड रोटेट इनसाइड द वैक्यूम, मतलब जो हमारा एनोड है रोटेट करेगा इनसाइड द वैक्यूम। अब हमें पता चला, हम इसका हमने डायग्राम नहीं बनाया ना रोटेटिंग एनोड का, तो इस आपको यहाँ शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये हमारा रोटेटिंग एनोड का जो डायग्राम है, ठीक है, इसमें जो एनोड है रोटेट कर रही है। अब ये पूरा एक वैक्यूम में है ग्लास इनक्लोजर के, ठीक है। तो अब ग्लास इनक्लोजर में हमने वैक्यूम भी मेंटेन करके रखना है और इस रोटेटिंग एनोड को रोटेट भी करवाना है। तो ये कैसे होगा, द एनोड इज इनसाइड अ वैक्यूम ग्लास ट्यूब, ठीक है। सिंस देर इज नो एयर इनसाइड वी कैनॉट कनेक्ट ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक मोटर डायरेक्टली। तो हम क्या करेंगे, कोई नॉर्मल सी रोटेटिंग एनोड के साथ मोटर नहीं लगा देंगे कि हाँ हमारा जो रोटेटिंग एनोड है रोटेट करेगा, तो हम कुछ स्पेशल इंडक्शन मोटर यूज़ करेंगे। इंडक्शन मोटर का आप यहाँ से क्या मतलब है, इंडक्शन का मतलब है कि हम बाहर कुछ ऐसा सेटअप लगाएंगे जिससे करंट इंड्यूस होकर हमारा रोटेटिंग एनोड में आएगा और हमारी जो रोटेटिंग एनोड है वो रोटेट करेगी, हमारी जो टंगस्टन डिस्क है वो रोटेट करेगी, ठीक है। तो इसके जो मेन पार्ट्स होंगे इंडक्शन मोटर के, वो दो पार्ट्स होते हैं, एक स्टार्टर एंड रोटर, ठीक है। जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर के नाम से मतलब समझो कि स्टार्टर स्टार्ट करेगा, ठीक है, और ये आउटसाइड होगा द ग्लास इनवेल्व मतलब जो स्टार्टर है लोकेटेड आउटसाइड द ग्लास इनवेल्व, इट डज नॉट मूव, इट कंटेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स, ठीक है। स्टार्टर मतलब स्टेशनरी होता है, फिक्स्ड पार्ट होता है जो बाहर होता है हमारे ग्लास इनवेल्व के, ठीक है, जो जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स होंगी, जो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड करंट इंड्यूस करेगी इन द, मतलब जो हमारा ग्लास इनक्लोजर के अंदर एनोड है उसके आसपास क्या कर देगी, करंट को इंड्यूस कर देगी, ठीक है। मतलब वो एक्सप्लेनेशन आगे है। तो स्टार्टर तो हमारा हो गया फिक्स्ड पार्ट, ठीक है, और ये बाहर होगा आउटसाइड द ग्लास इनवेल्व एंड इट डज नॉट मूव, ठीक है, ये मूव नहीं करेगा क्योंकि फिक्स्ड है, और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स होंगी, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आता है कि रोटर, ये क्या होगा, इनसाइड द ग्लास ट्यूब होगा, ठीक है, मेड अप ऑफ कॉपर का बना होता है ये रोटर, कनेक्टेड टू टंगस्टन एंड एनोड डिस्क। अब ये रोटर है, कनेक्ट करता है टंगस्टन डिस्क, टंगस्टन की एनोड डिस्क को, ठीक है। इट रोटेट
मतलब रोटर रोटेट करेगा, मतलब ये रोटेटिंग पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि हाउ डज द एनोड रोटेट। अब उस वैक्यूम में हमारा एनोड कैसे रोटेट करेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि स्टेप फर्स्ट देखो कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ स्टार्टर कॉइल। जो हमारे पास स्टार्टर कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स थी, ठीक है, जो कि हमारे ग्लास इनवेल्प के बाहर लोकेट कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, ठीक है। द स्टार्टर प्रोड्यूस अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब उसमें ड्यू टू द मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। हमारा जो स्टार्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी ग्लास के अंदर जाएगी, ठीक है, ग्लास इनवेल्प के, तो वहाँ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगी, ठीक है। इन अ कॉपर रोटर, रोटर हमारा कॉपर का बना हुआ है ना, उसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर देगी। तो उसके बाद क्या होगा, द रोटर बिगेन टू रोटेट, ठीक है, वो घूमने लग जाएगा सिंस द रोटर इज अटैच्ड टू टंगस्टन एनोड डिस्क एंड द एनोड आल्सो रोटेट्स, ठीक है। जो हमारा रोटर है अटैच है टू द टंगस्टन डिस्क, रोटर रोटेट करेगा और हमारा जो टंगस्टन डिस्क है वो भी रोटेट करेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो रोटेटिंग एनोड है मूव करेगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न अगर हो तो इसे अच्छे से दोबारा रीड करना, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आता है कि जो हमारा गैप है, द गैप बिटवीन द स्टार्टर एंड द रोटर वेरी स्मॉल। मैंने एक डायग्राम बना देती हूँ रोटेटिंग एनोड, इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मतलब इसमें क्या है कि हमारा ये स्लैंटिंग है ना, ये जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ से प्रोड्यूस होंगे एक्सिस। अब ये जो रोटेटिंग टंगस्टन डिस्क है ये यहाँ कनेक्टिंग है मॉलिब्डेनम स्टेम से, यहाँ आ जाएगा हमारा रोटर, इसका फोकस है कनेक्टिंग वायर्स। वैसे तो ये इधर से निकलेंगे, चलो ठीक है। मतलब ये तो हमारा कैथोड और ये वाला पार्ट है एनोड। ये आने मुझे ये इसकी नेक पे होगा, ये यानी है रोटर, जाओगे रोटर और ये बाहर होगा हमारा स्टार्टर, ठीक है। और ये कुछ ऐसे भी नहीं, मतलब ऐसा सा डायग्राम होगा, ठीक है। तो देन उसके बाद हमारा जो होता है तो मतलब रोटर एंड स्टार्टर के बीच जो गैप है, ये ऐसा नहीं कि हमने स्टार्टर बहुत दूर रखा है, इस स्टार्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स हैं, ठीक है। जब इसके इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा तो ये क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, अपने आसपास। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किस में जाएगी, इंड्यूस होगी हमारे रोटर में, ठीक है। तो रोटर को हमारा क्या होगा कि रोटर हमारा रोटेट करने लग जाएगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। ये लिखा है ना, द स्टार्टर प्रोड्यूस अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड पास थ्रू द ग्लास, द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉपर रोटर, ठीक है जी। रोटर कॉपर का बना है। देन तो हमारा जो रोटर है अटैच करेगा टू द टंगस्टन एनोड डिस्क एंड द एनोड आल्सो रोटेट, ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा कि जो इन दोनों के बीच गैप है स्टार्टर एंड रोटर के बीच में, ये कम होना चाहिए, ठीक है। कम होना चाहिए का मतलब क्या है कि द स्मॉल गैप बिटवीन रोटर एंड नेक एट द ग्लास ट्यूब, अगर जितना गैप वो कम होगा उतनी स्ट्रॉन्ग हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। बेटर पावर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, उसे अच्छे से पावर मिलेगी एंड फास्टर एंड स्मूथर रोटेशन होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं, अगर स्टार्टर दूर रख देंगे तो वही है ना, मैग्नेटिक फील्ड हमारी दूर बनेगी, इतनी अच्छे से और प्रॉपरली हमारे रोटेटिंग एनोड में मतलब इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस नहीं हो पाएगा, जिससे
उसे मूव करने में, रोटेट करने में डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आता है कि जो हमारी ओल्ड एक्से ट्यूब्स थी, ठीक है, पुरानी वाली एक्से ट्यूब में क्या था, बियरिंग वॉर आउट क्विकली। जो हमारे बियरिंग यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट में ना हमारे बियरिंग होते हैं, रोटर बियरिंग, क्योंकि रोटर के पास होते हैं ना। अब ये एक तो मतलब मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। बियरिंग क्या है, आर स्मॉल मैकेनिकल पार्ट्स दैट अलाउ टू रोटेट स्मूथली, सॉरी दैट अलाउ द रोटर्स टू रोटेट स्मूथली, ठीक है। अब यहाँ हमारे रोटर ना जो, इन्हें मूव करने में बियरिंग हेल्प करती है ताकि ये स्मूथली ऐसे ऐसे रोटेट कर पाए, ठीक है। देन अब अब एक चीज़ बियरिंग है वो रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, और तो मतलब ऐसा तो है ही कि कुछ ना कुछ उसमें फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो हमें क्या उसमें स्मूथली रोटेट करवाने के लिए हमें लुब्रिकेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लुब्रिकेंट मतलब रेजिस्टेंट या फ्रिक्शन को लगा लो, उसे कम करता है। तो हम क्या ऑयल या ग्रीस वगैरह लुब्रिकेंट हम नहीं यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि अब ये वाले क्यों नहीं यूज़ करेंगे ऑयल और ग्रीस वाले ल्यूब्रिकेंट, क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ना हमारी एक्से ट्यूब में, उससे क्या होगा कि जो हमारा ऑयल है चेंजेस इनटू वेपर, ठीक है, वेपर बन जाएगा। और वेपर किस में जाएगा, हमारी एक्से ट्यूब किस में है, हमारे वैक्यूम में है ना। तो उसी वैक्यूम में अगर वेपर जाएगा तो हमारा वैक्यूम है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो ग्रेफाइट है ड्राई ल्यूब्रिकेंट है एक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बट ड्यूरिंग रोटेशन ग्रेफाइट wears away, it produce fine powder, ठीक है। दिस पाउडर कॉन्टामिनेट द वैक्यूम इनसाइड द ट्यूब। तो हमने सोचा कि अगर हम लिक्विड वाले ल्यूब्रिकेंट नहीं यूज़ करते तो हम ड्राई ल्यूब्रिकेंट अगर यूज़ करेंगे, बट हम वो भी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो हमारा ग्रेफाइट है वो एक, जब उसे भी हीट मिलेगी, ठीक है, तो वो पाउडर को प्रोड्यूस कर देगा। तो वही पाउडर हमारे वैक्यूम में जाएगा और मतलब उसे कॉन्टामिनेट कर देगा, उसे ख़राब कर देगा। सो ग्रेफाइट वॉज ऑल्सो अनडिज़ायरेबल। देन उसके बाद इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है मेटेलिक लुब्रिकेंट, जो है सिल्वर, ठीक है। सिल्वर को हम एजी का सिंबल है, ठीक है। इस सिल्वर को हम यूज़ करते हैं मेटेलिक लुब्रिकेंट को, सिंस वर्क वेल इन वैक्यूम, मतलब ये वैक्यूम में भी अच्छा खासा काम करेगा, ठीक है। डज नॉट वेपराइज लाइक ऑयल, वेपर भी नहीं बनेंगे इसके, ठीक है, जैसे हमारे ऑयल वाले लुब्रिकेंट के बन रहे थे। तो मेटेलिक लुब्रिकेंट है हमारा डिज़ायरेबल है। देन उसके बाद आता है कि जो हमारा मेटेलिक लुब्रिकेंट है डज नॉट प्रोड्यूस डैमेजिंग पाउडर लाइक ग्रेफाइट, ठीक है, अलाउ करेगा स्मूथ रोटेशन को, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारे मॉडर्न रोटेटिंग एनोड ट्यूब्स थे उनके पास थे स्ट्रॉन्गर बियरिंग आ गए हमारे पास, ठीक है, मेटेलिक लुब्रिकेंट आ गए और वेरी लिटिल बियरिंग वियर, मतलब अब इतनी ख़राब भी नहीं होगी हमारे बियरिंग में, ठीक है, क्योंकि हमारे एक तो स्ट्रॉन्गर है हमारे बियरिंग ऑलरेडी, और हम उसमें एक्स्ट्रा मेटेलिक लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं सिल्वर को, जिससे स्मूथली रोटेशन हो रही है, ठीक है। देयरफॉर बियरिंग लास्ट्स फॉर मैनी ईयर्स एंड आर नो लॉन्गर फॉर मेजर कॉज ऑफ ट्यूब फेलियर, ठीक है। अब इसे नहीं बोलेंगे कि हमारी बियरिंग ख़राब है तो इसी वजह से हमारी जो ट्यूब है फेल, मतलब अच्छे से काम नहीं कर पा रही, ठीक है, जहाँ मतलब वर्किंग उसकी बंद हो गई है, तो ट्यूब फेलियर नहीं होगा। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे हीट डिसिपेशन इन रोटेटिंग एनोड, ठीक है, कि हमारी जो इतनी सारी हमें पता है सुबह मतलब स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि हीट डिसिपेशन जो हमारी एक्से ट्यूब में कैसी होगी, जो इतनी सारी हीट प्रोड्यूस हो रही है उसे हम कैसे डिसिपेट करेंगे, ठीक है, ये एक अलग से टॉपिक है। देन इसमें क्या है, इस हीट डिसिपेशन का मतलब है हाउ हीट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द रोटेटिंग एनोड, ठीक है, वो हीट जो रोटेटिंग एनोड पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर करके 99% जो हीट बना रहे हैं वो कैसे रिमूव होगी, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन हिट द टारगेट 99% ऑफ देयर एनर्जी बिकम अ हीट, ठीक है। हीट फॉलो दिस पाथ, मतलब हीट कैसे, मतलब एक नॉर्मल जो हमारी स्टेशनरी एनोड है ना उसमें क्या होगा, टंगस्टन जब कुछ भी रोटेटिंग एनोड भी है तो उसमें क्या होगा कि टंगस्टन डिस्क से हमारा वैक्यूम में जाएगी वो हीट, उस वैक्यूम से ग्लास ट्यूब में जाएगी, उस ग्लास ट्यूब से इंसुलेटिंग ऑयल जो हमने आगे पीछे सराउंड किया है अपने ट्यूब के उसमें जाएगी, और उससे ट्यूब हाउसिंग में जाएगी, ठीक है। ट्यूब हाउसिंग से हमारी सराउंडिंग एयर में जो हमारी हीट आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह उसका डिसिपेशन, मतलब इस तरह वो
इन पार्ट्स पे जाकर वो अपनी जो एक्स ट्यूब को लीव कर देगी। सो मोस्ट हीट लीव द एनोड बाय रोटेशन। ठीक है, मोस्टली जो हमारी हीट है वो हमारे हीट को डिसिपेट करने के 3 मेथड है ना, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। ठीक है, तो एक्स ट्यूब में मोस्टली किससे रिमूव हो रही है हमारी हीट? बाय द रेडिएशन। ठीक है, बिकॉज देयर इज अ वैक्यूम इनसाइड अ ट्यूब। ठीक है, अब उसमें वैक्यूम भी है ना, तो ऐसे मतलब कंडक्शन वाले पार्ट से कम होती है, मोस्टली रेडिएशन से हमारी जो हीट है रिमूव होती है। देन जो हमारा स्टेशनरी एनोड है, ठीक है, इसमें क्या है? द टंगस्टन टारगेट इज अटैच्ड टू अ लार्ज कॉपर ब्लॉक। ठीक है, हमारी जो टंगस्टन टारगेट थी, ये तो है रोटेटिंग। ठीक है, हमारे ये हमारे पास है स्टेशनरी। तो इसमें क्या है कि ये हमारा टंगस्टन टारगेट है ना, तो ये पीछे किससे अटैच होता है? कॉपर ब्लॉक से। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये लिखा है टंगस्टन टारगेट इज अटैच्ड टू अ लार्ज कॉपर ब्लॉक। ठीक है, कॉपर इज एन एक्सीलेंट हीट कंडक्टर, मतलब कॉपर अच्छे से जो हीट को कंडक्ट करता है। ठीक है, इजिली क्विकली मूव कर देता है इनटू हीट, क्विकली मूव इनटू कॉपर एंड इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, ये कौन सा मेथड है कि एक पार्ट से उस टंगस्टन टारगेट के साथ ही हमारा स्टेशनरी एनोड है, ठीक है, उस पार्ट से ट्रांसफर हो रही है हीट हमारे कॉपर ब्लॉक में टंगस्टन टारगेट से। तो ये कंडक्शन मतलब जब कुछ साथ साथ चीज़ें यहाँ से जहाँ गई, यहाँ से जहाँ गई, यहाँ से जहाँ गई, मतलब साथ साथ वाली चीज़ों से जब हमारी हीट जाती है तो उस मेथड को हम बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या स्टेशनरी एनोड में मोस्टली कंडक्शन से हमारी हीट है जो मूव करती है। ठीक है, मतलब डिसिपेट हो जाती है। और रोटेटिंग एनोड में क्या है? द रोटेटिंग एनोड रोटेट, इट कैन नॉट बी अटैच टू अ लार्ज कॉपर। ठीक है, ये तो कॉपर के साथ नहीं अटैच ना हमारा रोटेटिंग एनोड, जो कि इसे मतलब जल्दी जल्दी जिससे हीट है हमारी ट्रांसफर हो जाएगी। सो द रोटेटिंग एनोड मस्ट रोटेट, इट कैन नॉट अटैच टू अ लार्ज कॉपर ब्लॉक, देयरफॉर हीट मेनली लीव बाय द रेडिएशन। तो रोटेटिंग एनोड में मेनली जो रेडिएशन से रिमूव होगी हमारी हीट, नॉट बाय द कंडक्शन। ठीक है, देन उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। देन उसके बाद क्या है कि द रोटेटिंग एनोड स्पिन ऑन बियरिंग। ठीक है, स्पिन मूवमेंट की अपनी एक्सिस पे घूम रहे हैं, बार बार घूम रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? बियरिंग पे हमारी जो रोटेटिंग एनोड है वो घूमता है। ठीक है, इफ हीट रीचेस द बियरिंग। अब इसका मतलब क्या है कि आप पढ़ रहे हैं ना कि हीट को डिसिपेट करेंगे। ठीक है, वो हमने देखा। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर वो हीट हमारी रोटेटिंग एनोड में हमारे बियरिंग के पास आ गई तो इट रीचेस द बियरिंग, दे बिकम वेरी हॉट। अगर बियरिंग बियरिंग भी एक मेटेलिक का बना हुआ है, तो अगर उन पे हीट बने पड़ेगी तो वो एक्सपैंड कर जाएंगे। ठीक है, बियरिंग में बिकम टाइट, मतलब वो टाइट हो जाएगा। ठीक है, तो रोटेशन बिकम डिफिकल्ट टू मैनी और मे स्टॉप, ये मे है। ठीक है, अगर हमारी बियरिंग पे जो वो हीट आएगी तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसे रोटेट करना और वो स्टॉप भी कर जाएंगे। ठीक है, तो हमारी एक्स ट्यूब डैमेज हो सकती है। ठीक है, देन द स्टेम कनेक्ट टू द टंगस्टन डिस्क टू रेस्ट ऑफ द एनोड असेंबली। द एनोड स्टेम कनेक्ट द टंगस्टन डिस्क। अब इसके बाद क्या होता है कि हमारी जो हमने जो रोटेटिंग एनोड पढ़ी, ठीक है, उसके बियरिंग बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है, कि ये बियरिंग को हीट नहीं जानी चाहिए, किसके बने होने चाहिए, इसमें लुब्रिकेंट कौन सा यूज़ करता है। ठीक है, रोटेटिंग एनोड में इस टंगस्टन डिस्क से किस तरह मतलब जो हमारी हीट है रोटेट कर मतलब हीट रिमूव होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस डिस्क से हमारी बियरिंग तक हमारी वो पहुंच गई हीट, तो क्या होगा कि अगर बियरिंग ख़राब होगी तो हमारा रोटेटिंग एनोड रोटेट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, जिससे हमारी एक्स ट्यूब बंद हो जाएगी काम करना। देन उसके बाद हमारा जो होता है कि जो टंगस्टन डिस्क को ये एनो मोलिब्डेनम स्टेम है ना जो, ठीक है, ये कनेक्ट करती है पीछे वाले पार्ट्स से, मतलब द स्टेम कनेक्ट द टंगस्टन डिस्क टू द रेस्ट ऑफ अ नोड असेंबली। जो बाकी के नोड असेंबली है उससे हमारे टंगस्टन डिस्क है जो एक्चुअल में रोटेट करेगी। ठीक है, इस इन दोनों के बीच में होते हैं हमारी ये स्मॉल स्टेम होती है
जो कि मॉलिब्डेनम की बनी होती है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कॉपर इट मेड ऑफ मॉलिब्डेनम, ठीक है, कॉपर की नहीं बनी होगी, ये हमारी अब किसकी बनी होगी, मॉलिब्डेनम। अब मॉलिब्डेनम की क्यों बनी है, इसके पीछे दो मेन कारण है, ठीक है। इट हैज़ अ टू मेन प्रॉपर्टीज। एक तो इसका मॉलिब्डेनम का हाई मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब 2600 डिग्री सेल्सियस तक मतलब ये हीट को टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। मॉलिब्डेनम इजिली मेल्ट नहीं होगा, जो हमारी रोटेटिंग एनोड पे बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। देन इट डज नॉट मेल्ट इजिली। देन द सेकेंड रीजन इज अ पुअर हीट कंडक्टर। अब पुअर हीट कंडक्टर में क्या है कि अब तक हम पढ़ रहे थे कि हमारा जो कॉपर ब्लॉक है वो इजीली हीट को पीछे रिमूव कर रहा है, बट अब इसमें क्या हुआ कि उसमें हम ऐसे रोटर जब बियरिंग वगैरह कुछ नहीं यूज़ कर रहे ना रोटेटिंग एनोड में, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया कि हमने कॉपर यूज़ कर लिया ताकि अच्छे से ईजिली हमारी जो हीट है पीछे चली जाए। देन अब रोटेटिंग एनोड में क्या होगा कि पीछे हमारे ये देखो कितनी मेन पार्ट है, रोटर है, बियरिंग है, ठीक है। अगर इस एनोड स्टेम से जल्दी जल्दी हीट यहाँ जाएगी तो वही हमारे बियरिंग खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मॉलिब्डेनम यूज़ करते हैं। एक तो उसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ठीक है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसे टॉलरेट कर पाएगा, और पुअर हीट कंडक्टर है, इट डज नॉट अलाउ हीट टू ट्रैवल क्विकली, ठीक है। मॉलिब्डेनम स्टेम एक्ट लाइक अ हीट बैरियर, कि ये हीट को इतनी जल्दी मतलब पीछे नहीं जाने देगा। इट कीप्स द मोस्ट ऑफ हीट इन टंगस्टन डिस्क एंड प्रोटेक्ट द बियरिंग, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारा जो मेन पॉइंट है कि जो एनोड स्टेम है इसे हम बहुत लेंथी भी नहीं करेंगे, तो एनोड स्टेम शुड बी शॉर्ट एज पॉसिबल, ठीक है। तो जितना छोटा हो सके उतना हम एनोड स्टेम को रखेंगे। एनोड स्टेम हो गया, जब मॉलिब्डेनम स्टेम हो गया, ठीक है। अब इसे हमने मतलब छोटा क्यों रखेंगे, बिकॉज अ लॉन्ग स्टेम प्लेस अ हैवी टंगस्टन डिस्क फार्दर फ्रॉम द बियरिंग। मतलब इसमें क्या लिखा है कि जो हमारी लॉन्ग स्टेम है अगर वो हैवी डिस्क के साथ कनेक्ट करेगी तो मतलब इस पर क्या होगा कि वो इफ़ेक्ट ज़्यादा आता है, गायरोस्कोपिक इफेक्ट। अगर मैं इसको आपको प्लेन पेज पे बताऊं तो ये है हमारी टंगस्टन डिस्क, ठीक है। तो इसे हम कनेक्ट करते हैं बाय द मॉलिब्डेनम स्टेम टंगस्टन डिस्क, ठीक है। ये दो पार्ट्स हैं। अगर इसमें क्या है कि ये जो टंगस्टन डिस्क है ये बहुत हैवी है, ठीक है। एक तो इतनी लार्ज है, ठीक है, और ये क्या है, हैवी है बहुत, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, ये अपनी एनोड डिस्क को स्मॉल रखेंगे और हमारे पास पीछे क्या है, एनोड असेंबली, ठीक है। तो अगर सबसे पहला पॉइंट देखेंगे हम, फर्स्ट रीज़न इज़ अगर हम इस एनोड स्टेम को लार्ज रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर हम एक मतलब पतले से थिन पार्ट पे एक लार्ज डिस्क को वो पर करेंगे अटैच, तो अगर तो ये लॉन्ग होगी तो मतलब इस पर मतलब हैवी लोड ज़्यादा जाएगा, हमारी मॉलिब्डेनम स्टेम पे लोड ज़्यादा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसे स्मॉल रखते हैं, ठीक है। और एक तो लोड वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो सेकंड कॉन्सेप्ट इज अ इनर्शिया, मतलब हमारा इनर्शिया कम होता है। जैसे लोड वाला अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर हमने अपनी बकेट, पानी की भरी हुई बकेट उठाई है, ठीक है, एक हाथ में, अगर तो हम उसे थोड़ा पास रख रहे हैं, ठीक है, बॉडी के पास रख रहे हैं तो उसे उठाना मुश्किल है। और अगर हम उसे दूर से उठा रहे हैं ना, ये बंदा है, ठीक है, ये इसके हाथ है, अगर तो इसने बकेट उठाई है पास से तो ठीक है। अगर यही बकेट ये अपनी बॉडी से इतनी दूर उठाकर मतलब इतने हाथ ऐसे करके फिर बकेट उठा रहा है तो इस पर लोड ज़्यादा लगेगा ना। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ यूज़ किया है कि हमारी एनोड स्टेम अगर छोटी होगी तो एक तो इसका लोड कम होगा। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज़ अ इनर्शिया। कि इनर्शिया का क्या मतलब होता है कि ये किसी भी चीज़ को मतलब आगे मैंने लिखा भी हुआ। तो इनर्शिया क्या है, मतलब एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंज इन इट्स मोशन, कि मतलब इनर्शिया इंक्रीज होने से क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसे मतलब उसको मोशन होने में रोकेगा, ठीक है। कि इनर्शिया जो लॉ ऑफ इनर्शिया है ना, ये वही वाला इनर्शिया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी सेम मतलब अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा, ठीक है। और अगर वो उसमें मतलब स्टेशनरी है कुछ है ना,
एक ही पॉइंट पे है तो वो उसी पॉइंट पे रहना चाहेगा जब तक उस पर फोर्स नहीं लगती। तो ये वही वाला इनर्शिया है कि उस कोई भी ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करेगा अ चेंज इन इट्स मोशन, ठीक है, कि अपने जिस पोजीशन में है उसे अलग पोजीशन में मोशन में जा, अगर वो रेस्ट पे है तो मोशन में आने में थोड़ा मतलब इतनी जल्दी से नहीं जाएगा अगर उस पर फोर्स नहीं लगेगी। तो अगर हम अलग से देखें कि नोड स्टेम हमारी छोटी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज इट रिड्यूसेस लोड ऑन द एनोड डिस्क, ठीक है। इफ़ द मोलिब्डेनम स्टेम अगर हमारी स्टेम इफ़ द मोलिब्डेनम स्टेम इज़ लॉन्ग इट इंक्रीज द गायरोस्कोपिक इफेक्ट, अगर वो लॉन्ग होगी तो वो इनर्शिया को बढ़ा देगी, ठीक है। तो इनर्शिया बढ़ाने का मतलब है कि हमारी जो रोटेटिंग एनोड है वो मतलब एक तो उसमें रोटेट नहीं हुआ जाएगा अच्छे से, ठीक है। एक तो लोड ज़्यादा हो रहा है और उस पर क्या होगा कि जो ये क्या है ना इनर्शिया बढ़ेगा तो रोटेटिंग एनोड को हम वो भी तो कर रहे हैं, एक एक्सपोजर के बाद वो रुक भी तो रहा है, ठीक है। तो वो वाला कंसेप्ट यहाँ यूज़ किया है कि तो अगर वो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा तो वो रोटेट ही बेचारी करती रह जाएगी, कहाँ हम एक एक्सपोजर के बाद वो बंद कर रहे हैं, ठीक है। वो रोटेटिंग एनोड तब तो नहीं रोटेट करेगी ना। तो इसमें ये कंसेप्ट है। देन द लॉन्ग स्टेम मेक्स इट हार्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग डिस्क, मतलब अगर स्टेम लॉन्ग होगी तो वो उसकी डायरेक्शन को ईजिली चेंज नहीं कर पाएगी, और ये तभी होगा ना जब हमारा इनर्शिया ज़्यादा होगा। सो मोर फोर्स एक्ट ऑन द बियरिंग, ठीक है। अगर वो रोटेट डायरेक्शन नहीं चेंज कर पा रही तो वो बियरिंग पे ज़्यादा फोर्स लगेगी। सो शॉर्ट स्टेम से क्या होगा, टंगस्टन डिस्क स्टे क्लोजर टू द बियरिंग, अगर हम स्टेम शॉर्ट भी रखेंगे तो हमारी जो टंगस्टन डिस्क है हमारी बियरिंग के थोड़ा पास रहेगी ताकि वो ईजिली रोटेट कर पाए, ठीक है। लेस गायरोस्कोपिक फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, मतलब लेस इनर्शिया होगा, बियरिंग एक्सपीरियंस लेस स्ट्रेस, ठीक है। तो एक्सट्यूब लास्ट लॉन्गर, ठीक है। तो अच्छी खासी हमारी जो ज़िंदगी है एक्सट्यूब जिएंगे। देन उसके बाद क्या आता है, सिंस द टंगस्टन डिस्क इज़ हैवी, हमारी जो टंगस्टन डिस्क है वो हैवी है, इट कैन नॉट रीच इट्स फुल स्पीड इंस्टेंटेंटली, मतलब जो एक ही दम से वो ऐसे नहीं है कि हम एक ही दम से वो हमारी जो टंगस्टन डिस्क है फास्टली घूमने लग जाएगी। सो इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 0.5 to 1 सेकेंड टू एक्सिलरेट, ठीक है। ऐसे रोटेट करने के लिए उसे थोड़ा मतलब इतना डिले तो चाहिए, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे हमारा सीलिंग फैन है, ठीक है, जैसे हम इसे ऑन करेंगे तो ऐसे नहीं है कि ये फटाफट उसी स्पीड पे घूमने लग जाता है। तो इट डज नॉट रीच फुल स्पीड इमीडिएटली, इट स्लोली स्पेंड द पावर ऑफ फोर्स, क्या है ये, इट स्लोली स्पेंड्स अप पावर फ्यू सेकेंड, कि ये पहले धीरे धीरे घूमता है ना फिर जाकर ये फुल स्पीड पे जाता है। सो रोटेटिंग एनोड भी ऐसा ही है, ये एकदम से नहीं अपनी तेज स्पीड पे घूमता, पहले स्लोली मूव करेगा देन इट्स रीच टू इट्स फुल स्पीड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। देन उसके बाद हम देखेंगे इसमें हम सेफ्टी सर्किट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, बिकॉज द एनोड नीड्स टाइम टू रीच फुल स्पीड द एक्सरे मशीन हैज़ अ सेफ्टी सर्किट, ठीक है। सेफ्टी सर्किट क्या करेगा, वेट्स अंटिल द रोटर रीच इट्स फुल स्पीड, ठीक है। दे अलाउ द एक्सरे एक्सपोजर देन अलाउ द जब तक वो पूरी स्पीड पे नहीं जाएगा ना वो सेफ्टी सर्किट एक्सपोजर नहीं होने देगा, ठीक है। जब वो अपनी पूरी स्पीड पे रोटेट करेगा हमारा ये क्या है रोटेटिंग एनोड, तभी हमारा एक्सरे एक्सपोजर होगा, ठीक है। ये क्या प्रिवेंट करेगा, ओवर हीटिंग एंड द डैमेज टू द एक्सरे ट्यूब, ठीक है। ये सेफ्टी सर्किट हम यूज़ करेंगे। देन उसके बाद आता है आफ्टर मैनी एक्सपोजर, जब हमने बहुत सारे एक्सपोजर कर लिए, ठीक है, द फोकल ट्रैक बिकम रफ एंड अनइवन, पिटेड हो जाएगा, मतलब स्मॉल स्मॉल होल्स हो जाएंगे कि यहाँ देखो अगर ये फिलामेंट से इस वाले पार्ट पे हमारे क्या है इलेक्ट्रॉन बज रहे हैं, जब हमारा एक्सपोजर होता है तो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर एनोड पे स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। जब हमने बहुत सारे एक्सपोजर किए हैं तो बार बार ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पे लग रहे हैं तो या तो इसमें कुछ होल हो जाएंगे, ठीक है। इस मतलब हम अब के टाइम में बहुत सारे एक्सरेज, ठीक है, या फिर अगर सिटी वाली मशीन्स में देखें तो मतलब इतनी रोटेशन पे मतलब इतनी जल्दी हम एक्सरे एक्सपोजर बहुत सारी एक साथ लेते हैं, जिससे क्या होता है कि इस सरफेस इसकी रफनिंग और पिटिंग हो जाती है, मतलब फोकल ट्रैक बिकम रफ एंड अनइवन पिटेड, मतलब स्मॉल होल्स हो जाएंगे, इसे हम बोलते हैं सरफेस रफनिंग एंड पिटिंग,
ठीक है जी। कब हैपन होता है? बिकॉज ये हैपन होता है इसीलिए क्योंकि बिकॉज ड्यूरिंग एवरी एक्सपोजर द सरफेस बिकम वेरी हॉट। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर एक्सपोजर इट कूल्स वेरी क्विकली। ठीक है, वहीं एक एक्सपोजर के बाद इसने थोड़ा कूल भी होना है ताकि हीट स्प्रेड हो जाए। ठीक है, तो उस वजह से जल्दी जल्दी गर्म हो रही है वो, फिर जल्दी जल्दी ठंडी हो रही है एक ही चीज़। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, रफनिंग और पिटिंग हो जाती है उस चीज़ की। सो इससे क्या होगा, द रैपिड हीटिंग एंड कूलिंग कॉजेज थर्मल स्ट्रेस। एकदम से गर्म होना और एकदम से फिर उसका ठंडा होना, ये क्या मतलब इफेक्ट डालती है, थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, इसका मतलब है द सरफेस एक्सपैंड मोर देन द मेटल अंडरनीथ, रिपीटेड स्ट्रेस कॉजेज क्रैक एंड रफनिंग। ठीक है, और वो सरफेस से थोड़ी थोड़ी एक्सपैंड हो जाएगी मोर देन द मेटल। ठीक है, और उससे क्या है, जो हमारी रिपीटेड स्ट्रेस है कॉज करेगी क्रैक एंड रफनेस। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका, टेक अ हॉट ग्लास एंड इमीडिएटली पॉर कोल्ड वाटर इनटू इट। ठीक है, अगर हम गर्म ग्लास में जल्दी जल्दी ठंडा पानी डालें तो वो क्रैक भी हो सकता है बिकॉज इट सडनली बिकॉज ऑफ सडन टेम्परेचर चेंज। एकदम से जब हमारा टेम्परेचर चेंज होता है वो क्रैक हो जाता है। तो सेम चीज़ वहाँ होती है। ठीक है, टंगस्टन टारगेट एक्सपीरियंस सिमिलर इफेक्ट। ठीक है, एकदम से वो गर्म चीज़ पे जब हम उसे कूल करते हैं वो, तो थोड़े बहुत क्रैक उसमें आ जाते हैं। ठीक है, देन द रफ सरफेस प्रोड्यूसेस फ्यूर यूजफुल एक्सरेज। जितनी वो हमारी सरफेस रफ हो जाएगी उतने हमारे यूजफुल एक्सरे कम प्रोड्यूस होंगे बिकॉज मोर एक्सरे स्कैटर्ड। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कमिंग आउट थ्रू अ एक्सरे विंडो दे गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे मानकर चलो ये हमारा एनोड है। ठीक है, ये हमारा स्मूथ वाला एनोड है जहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे और हमारी विंडो से एक्सरेज आएंगे। ठीक है, बट क्या हो रहा है कि अगर ये सरफेस थोड़ी ऐसी सी बन गई, ठीक है, रफ और अनइवन सी बन गई, और जूम करोगे तो ऐसी ऐसी सी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि स्कैटर्ड एक्सरे प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, एक क्या होगा कि एक तो हमारे जो एक्सरेज हैं वो स्कैटर हो रहे हैं। ठीक है, जो हमारे, और उससे क्या होगा कि मोर एक्सरेज आर एब्जॉर्ब। ठीक है, जैसे ये ऐसी सरफेस बन गई ना, मतलब अगर हम जूम बहुत क्लोजली देखें तो जो इस सरफेस तो एक तो टकरा कर स्कैटर्ड प्रोड्यूस हो जाएंगे, और जो हमारे एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे वो इसी सरफेस में कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, द रफ सरफेस प्रोड्यूसेस फ्यूर यूजफुल एक्सरे बिकॉज, तो जो हमारे यूजफुल एक्सरे कम हो जाएंगे ना इस वजह से, बिकॉज मोर एक्सरे स्कैटर्ड इंस्टेड ऑफ कमिंग आउट थ्रू एक्सरे विंडो दे गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये इधर उधर भी जाएंगे। सो मोर एक्सरेज आर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, सम एक्सरे गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड अ रफ टारगेट, देयरफॉर द आउटपुट डिक्रीजेज। ठीक है, तो हमारी आउटपुट है कम हो जाती है। देन उसके बाद हमारा होता है जो द प्योर टंगस्टन गुड बट एडिंग। हमारा जो प्योर टंगस्टन है वो अच्छा होता है बट इसमें हम 10% हीनियम यूज़ करते हैं। ठीक है, जो इसे क्या करते हैं, मेट इट इवन बेटर, कि मतलब ये और अच्छे से है ना काम करे, इतनी जल्दी रफनिंग और इसकी पिटनिंग ना हो। ठीक है, तो हम इसमें 10% हीनियम यूज़ करते हैं, तो कंपोजिशन ऑफ टारगेट हमारी क्या हो जाएगी, 90% इसमें हम क्या करते हैं, टंगस्टन यूज़ करते हैं। ठीक है, और 10% हम रेनियम यूज़ करते हैं हमारे टंगस्टन टारगेट में। ठीक है, टारगेट वाले टंगस्टन में जो एनोड टारगेट होता है उसमें। ठीक है, इसकी एडवांटेज क्या होगी, बेटर हीट कैपेसिटी, मोर रेजिस्टेंट टू रफनिंग। ठीक है, लेस क्रैकिंग, लॉन्गर ट्यूब लाइफ हो जाएगी और बेटर हमारी एक्सरेज का आउटपुट रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास है कि देन उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो नॉर्मल स्पीड ऑफ रोटेटिंग एनोड है वो कैसे, मतलब जो स्पीड के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें नॉर्मली 60 हर्ट्ज पावर सप्लाई आ रही है टू द एनोड। ठीक है, हमारे जो एनोड पे कितनी पावर सप्लाई आ रही है, 60 हर्ट्ज। ठीक है, तो इस पर क्या होगा, 3000 टू 3600 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट ये रोटेट करेगा, कि मतलब 1 मिनट में ये इस रेंज के बीच बीच में 1 मिनट में रोटेशन कर जाएगा। ठीक है, दिस मीन द एनोड कंप्लीट 300 टू 36
3000 to 3600 रोटेशन इन अ 1 मिनट, ठीक है। इफ़ वी इंक्रीज द रोटेशनल स्पीड, अगर हम इस स्पीड को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इफ़ एनोड रोटेट फास्टर, ईच पार्ट ऑफ अ टारगेट इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रॉन बीम फॉर अ शॉर्टर टाइम, अगर हम इसे फास्ट कर रहे हैं तो वही हमारा टारगेट का हर एक पार्ट है और कम टाइम के लिए एक्सपोज होगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि लेस हीट स्टे इन वन स्पॉट, ठीक है। हीट स्प्रेड मोर इवनली, ठीक है। द एनोड कैन सेफली हैंडल हाई एक्सपोजर, एक्स एक्सपोजर जो हाई मतलब सेफली वो हैंडल कर पाएगा, क्योंकि एक तो हमारी हीट अच्छे से स्प्रेड हो रही है और दूसरा क्या है कि हाँ एक ही पार्ट पे वन स्पॉट पे हीट वो कम टाइम के लिए भी रह रही है ना, जितनी जल्दी वो रोटेट करेगा उतने कम टाइम के लिए जो हीट है हम जो इलेक्ट्रॉन्स है मतलब हमारे एनोड टारगेट पे स्ट्राइक करेंगे और उतने कम टाइम के लिए वहाँ जो हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो यूजिंग स्पेशल इलेक्ट्रिकल सर्किट द स्प्रेड कैन बी इंक्रीज टू अबाउट, मतलब हम अच्छे मतलब जब तो हमारी 60 हर्ट्ज पावर सप्लाई मिल रही थी तो इस रेंज में हमारे जो रोटेट कर रहा था एनोड, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अच्छी खासी इलेक्ट्रिकल सप्लाई जब हमें मिली तो हमने उसे और इंक्रीज कर दिया उसकी स्पीड को, हम 10,000 RPM मतलब इतना रोटेट करने लग गए, ठीक है। सो देर इज़ ऑलमोस्ट 3 टाइम फास्टर दैन द रोटेटिंग एनोड, ये 3 टाइम्स फास्टर रोटेट करता है दैन द जो हमारी नॉर्मल रोटेटिंग एनोड होती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस स्पीड द ट्यूब कैन टॉलरेट मच हाई एक्सपोजर, ठीक है। तो अच्छे खासे एक्सपोजर हमारी ट्यूब है टॉलरेट कर पाती है, ठीक है। बट इस वेरी हाई स्पीड से प्रॉब्लम क्या होती है, व्हेन द एनोड रोटेट वेरी फास्ट इट बिकम हार्डन टू कंट्रोल, ठीक है। कि मतलब अब इतनी फास्ट अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसे थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। द हैवी डिस्क कैन क्रिएट मोर फोर्स, ठीक है, मतलब और ज़्यादा उस पर फोर्स लग रही है, ठीक है, जो हैवी डिस्क है। बियरिंग एक्सपीरियंस मोर स्ट्रेस, उस जो बियरिंग जो रोटेट करने में हेल्प करवा रहा है उस पर भी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा अगर वो जल्दी इतनी फास्टली रोटेट करेगी, ठीक है। सो स्पेशल मॉडिफिकेशन आर नीडेड, तो इसलिए हमने क्या किया, तो अब इस चीज़ एक तो जब हमने स्पीड बढ़ाई तो हमें स्पेशल मॉडिफिकेशन भी चाहिए ना हमारी एक्स्ट्रा ट्यूब में, तो उसे हम देखते हैं कि तो ये यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो मॉडिफिकेशन में क्या होगा, तो पहली जो मॉडिफिकेशन है हम रखेंगे वही, हम अपनी शॉर्ट एनोड स्टेम जो हम मॉलिब्डेनम स्टेम है उसे शॉर्ट करेंगे। इसका रीज़न हमने अच्छे से पढ़ लिया है, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो ये एनर्जिया को रिड्यूस करेगा, ठीक है, स्ट्रेस ऑन बियरिंग को रिड्यूस करेगा एंड मेक रोटेशन मोर स्टेबल, तो अच्छे से रोटेट करेगा। द सेकेंड मॉडिफिकेशन इज 2 सेट्स ऑफ बियरिंग, ठीक है। हमने पढ़ा ना पहले हम कम बियरिंग यूज़ करते हैं, देन इसके बाद हम 2 सेट्स ऑफ बियरिंग यूज़ कर लिए एट द both end of the anode assembly, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 1 set of bearing modern tube use 2 sets of bearing placed as far apart possible, ठीक है। थोड़ी दूर दूर हम अपने बियरिंग रखकर मतलब जितने पॉसिबल हो सके तो वहाँ हम अपने बियरिंग रखेंगे और 2 सेट हम मतलब ज़्यादा बियरिंग लगा देंगे नॉर्मली, तो इससे सपोर्ट मिलेगी हमारे हैवी एनोड को, ठीक है। लेस वाइब्रेशन होगा, स्मूथली रोटेशन होगा, लॉन्गर बियरिंग लाइफ, ठीक है। देन उसके बाद तो जो हमारी थर्ड मॉडिफिकेशन है वो हम पढ़ेंगे मेक एनोड लाइटर, कि हमारी जो एनोड असेंबली इतनी हैवी थी तो उसे हम थोड़ा लाइट कर देंगे तो भी हमारी मतलब बियरिंग पे स्ट्रेस वगैरह कम हो जाएगा। इसमें क्या है कि द हैवी टंगस्टन डिस्क इज रिप्लेस्ड विद कंपाउंड लैमिनेटेड डिस्क, जहाँ हम हैवी टंगस्टन डिस्क यूज़ कर रहे थे वहीं हम अपनी डिस्क को थोड़ा लैमिनेटेड कर देते हैं, कंपाउंड मतलब कुछ उसमें और भी ऐड करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग द होल डिस्क फ्रॉम द टंगस्टन मोस्ट ऑफ डिस्क इज मेड अप ऑफ मॉलिब्डेनम, जो कि हमारा लाइटर होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मोस्टली जो हमारी रोटेटिंग एनोड अंदर से होगी ना वो मॉलिब्डेनम की बना देंगे जिससे वो लाइटर होगी एंड ओनली थिन सरफेस लेयर इज मेड अप ऑफ टंगस्टन एंड रहीनियम अलॉय, और उस पर एक थिन पतली सी मतलब जो हमारी डिस्क थी ये डिस्क है, अंदर से तो हम इसे कर देंगे मॉलिब्डेनम का, ठीक है, और बाहर इसके सिर्फ एक लेयर सी लगा देंगे टंगस्टन और रहीनियम अलॉय की, ठीक है। वो भी ऐसे सर्कुलर में लगाएंगे, ये हमारा मॉलिब्डेनम हो जाएगा और आगे पीछे जहाँ से हमारे मेनली एक्सेस प्रोड्यूस होने हैं
जो रोटेट करेगी, ठीक है, उस पार्ट को हम टंगस्टन प्लस रहीनियम की लेयर लगा देंगे उसमें, ठीक है, जिससे हमारा लाइटर हो जाएगा। एंड वी यूज़ द मोलिब्डेनम बिकॉज इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी टंगस्टन की होती है 19.3 और मोलिब्डेनम की वहाँ 10.2 होता है, जो कि मच लाइटर होती है। इसकी डेंसिटी कम है ना, so molybdenum is lighter, the disc weighted less, it rotate more easily, inertia decrease and bearing experience less stress, ठीक है, उन पे स्ट्रेस है जो वो भी कम जाएगा। देन उसके बाद आता है कि इवन कि हमारा मोलिब्डेनम लाइटर है, ठीक है, not suitable for target, electron should strike the tungsten plus rhenium target because it has a high melting point, good heat resistant and high X-ray production। अब हमारा टंगस्टन मोलिब्डेनम जो लाइटर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहीं से एक्सरे प्रोड्यूस करेंगे, तो हम बट हमारे जो स्टेबल है हमारे एक्सरे प्रोडक्शन के लिए वो टंगस्टन प्लस रहीनियम ही है, ठीक है, इसलिए तो हमने इसकी लेयर लगाई ना ऊपर अपने रोटेटिंग एनोड के सरफेस पे। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट इसीलिए, बट हम टंगस्टन और रहीनियम से ही अपने एक्सेस प्रोड्यूस करवाएंगे। सो इनसाइड अंदर तो हम मोलिब्डेनम यूज़ करेंगे जो लाइट वेट है, बट जो बाहर है वहाँ हमने टंगस्टन और रहीनियम की लेयर लगाई टारगेट सरफेस पे। और इसमें क्या होता है, जो सम एक्सरे ट्यूब्स हैं मैन्युफैक्चरर्स यूज़ ग्रेफाइट कार्बन, मतलब जो ग्रेफाइट फॉर्म है ना कार्बन की, उसे भी हम यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ अ मोलिब्डेनम, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, एक तो ये लाइटर है, ठीक है, डिक्रीज द एनर्शिया इवन मोर, और एनर्शिया को डिक्रीज करता है। बट इसकी डिसएडवांटेज क्या है, ग्रेफाइट डज नॉट कंडक्ट हीट एज वेल एज मोलिब्डेनम, मतलब अगर ग्रेफाइट और उसे का स्ट्रेस कम कर देता है, पर वहीं इसकी थोड़ी सी जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि ये ग्रेफाइट का क्या करता है, हीट को कंडक्ट नहीं कर पाता जैसे मोलिब्डेनम करता है। सो एनोड बिकम हॉटर, इट आल्सो डिफिकल्ट टू अटैच द टंगस्टन एंड हीनियम लेयर, ठीक है, ग्रेफाइट को अटैच करना भी मुश्किल है हमारे टंगस्टन और हीनियम के साथ। सो हैज़ बोथ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक, तो अगर हम ग्रेफाइट यूज़ करेंगे इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और वहीं इसके कुछ ड्रॉबैक्स लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। तो मोलिब्डेनम जो डिस्क है ये क्या करेगा, रिड्यूस द एनर्जिया 35%, मतलब ये एनर्जिया को कम करेगा कितना 35%, बट वहीं हमारा जो ग्रेफाइट है 50% डिक्रीज करेगा, ठीक है। लेस एनर्जिया होगा जब हमारे पास, तो ईजियर रोटेशन होगी, ठीक है, लेस बियर होगा, ठीक है, फास्टर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आता है कि सम एनोड डिस्क हैव स्मॉल स्लिट्स और ग्रूव इन अ फोकल ट्रैक, मतलब इसके बाद हमने क्या किया कि हमारी जो कुछ एनोड डिस्क है हमने उस पर छोटे छोटे ग्रूव्स बनाने शुरू कर दिए हमारे फोकल ट्रैक पे। इसका पर्पस क्या था, व्हेन टारगेट बिकम हॉट, ठीक है, मेटल एक्सपैंड करेगा, ठीक है, हमें पता है। सो स्लिट्स अलाउ मेटल टू एक्सपैंड मोर फ्रीली एंड दिस रिड्यूस द इंटरनल स्ट्रेस, ठीक है। अब क्या होगा कि जो हमारे पास जो ग्रूव बने हैं हमारे फोकल ट्रैक पे, जब हमारे इसे हीट मिलेगी, हमारे फोकल ट्रैक जो कि टंगस्टन का बना हुआ जो कि मेटल है, जब वो एक्सपेंड करेगा तो वो जो एक्सपेंशन होगी इसी ग्रूव में फिट हो जाएगी, ठीक है, जिससे हमारा वो स्ट्रेस मतलब इंटरनल स्ट्रेस है जो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर ईजिली वो एक्सपेंड कर पा रहा है तो वो नहीं होगा ना, उससे हमारी एनोड असेंबली को कुछ डैमेज नहीं पहुँचेगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास जो हम लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक क्या है, जो बैक ऑफ द एनोड इज ब्लैक। हमें पता चल गया जो हमारी एनोड डिस्क है, ठीक है, ऊपर तो हमने इसकी लेयरिंग की टंगस्टन प्लस रहीनियम, अंदर जहाँ तो हम मोलिब्डेनम यूज़ करेंगे जहाँ हम ग्रेफाइट, और इसका जो बैक है उसे हम ब्लैक कर देंगे। अब इसका जो रीज़न है वो क्या है, द बैक ऑफ द एनोड मे बी कोटेड विद द ब्लैक कार्बन, ठीक है, बिकॉज ब्लैक सरफेस रेडिएट हीट, मतलब हीट को रेडिएट कर देगी, ठीक है, बेटर देन अ शाइनी सरफेस, मतलब जो हीट अच्छे से मतलब डिसिपेट होगी इन अ ब्लैक सरफेस देन अ शाइनी सरफेस, ठीक है। सो ब्लैक कोटिंग हेल्प एनोड टू लूज हीट मोर क्विकली, मतलब जो ब्लैक कोटिंग होगा उससे जो हमारी हीट अच्छे से रिमूव हो जाती है, ठीक है, ईजिली रिमूव हो जाती है विद द ब्लैक कोटिंग एट द बैक ऑफ द एनोड, ठीक है। सो यहाँ हम अपना ये कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम ग्रिड कंट्रोल एक्सरे ट्यूब कंप्लीट करेंगे।
सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर जाना। थैंक यू।